देखिए टेम्परेरी इंजंक्शन सीधी सी बात कर रहा है कि टेम्परेरी इंजंक्शन क्या है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है कि कोर्ट उस बंदे को ऑर्डर कर रहा है कि आप इस चीज को मत करिए या फिर करिए, मतलब कुछ करने के लिए कह रहा है या फिर नहीं करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या करते हैं दोबारा। टेम्परेरी इंजंक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या तो किसी चीज को करने के लिए रोक रहा है, और मेक देम डू समथिंग, या कुछ करने के लिए कह रहा है फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ कम समय के लिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ टाइम दे दे कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक आप ये काम नहीं कर सकते, यूजली अंटिल द मेन केस फाइनल डिसाइडेड। देखिए जब तक जो मेन केस होगा ना, कोई भी केस होगा, सिविल का जो केस होता है, जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाएगा तब तक वो कह रहा है कि यूजली हम टेम्परेरी इंजंक्शन का यूज करते हैं। फिर कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ, कोई इंटरिम का मतलब ही होता है, देखो इंटरिम वर्ड है ना, इसका मतलब ही टेम्परेरी होता है भाई। ओके जी, तो आप लोग याद रखना इसको, है ना। इंटरिम मतलब टेम्परेरी, that keep thing the same so that no harm happen before the court final judgment। अभी होता क्यों है भाई कि टेम्परेरी इंजंक्शन दे क्यों रहा है कोर्ट? ऐसा तो नहीं कि इसके वजह से किसी और का गलत हो जाए, ऐसा नहीं है। ये होता है इसलिए कि किसी और बंदे को ना कोई हार्म ना पहुंचे जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि अभी काशवी का नाम ले लेते हैं, अनुज का। ये काशवी है और ये अनुज है, राइट। मान लीजिए काशवी की एक प्रॉपर्टी है ना, और अनुज क्या सोच रहा है कि यार इसको ना मैं ना कब्जा कर लेता हूँ, और ना कब्जा करके इसको तोड़ के अपना घर बना लूंगा। काशवी गई कोर्ट, काशवी चली गई कोर्ट। कोर्ट ने दे दिया टेम्परेरी इंजंक्शन, अनुज को बोला कि भाई मेरे बिना ऑर्डर के इस घर के अंदर ना आप जा सकते हो, ना तोड़ सकते हो, ना रह सकते हो, ना इसके ऊपर अपना कब्जा कर सकते हो। अब एक टेम्परेरी इंजंक्शन कब तक के लिए दे दिया कोर्ट ने? जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है ना कोर्ट, फाइनल डिसीजन नहीं दे देता, तब तक अनुज को मना कर दिया कि अनुज भाई, अनुज जी आप इसके कोई छेड़छाड़, इस प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो देखते हैं भी क्या होगा। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, यू ऑल आर लॉ स्टूडेंट, कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट चल जाएगा कोर्ट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो एग्जाम्पल समझ में आया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो मैंने। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलिए सम पॉइंट्स पर आगे। Some points. It is temporary, not permanent. It protects the rights of a party while the case is pending. It prevents harm that money cannot fix later. अब देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी जैसे जैसे आपको कोई कभी आपके सेमेस्टर में आया, कोई आपका सीनियर जब आपसे पूछेगा या कुछ आपको कहीं फाइल करना पड़ जाए, पहली बात तो कहाँ पे होता है, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑर्डर 39 में होता है। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ऑर्डर 39, देखिए शॉर्ट में लिखा करिए हमेशा, चीजें जल्दी याद होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑर्डर 39, इसको हमने रोमन, ऐसे रोमन में लिखते हैं, मतलब कोड वगैरह के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम ऑर्डर 39 के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन है, टेम्परेरी इंजंक्शन, राइट। कह रहा है कि कुछ पॉइंट आपको याद रखने। क्या कह रहा है? टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है? ये परमानेंट नहीं होता है। देखिए परमानेंट हो गया फिर तो परमानेंट इंजंक्शन हो गया ना, बट ये टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। दूसरा कह रहा है इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ पार्टी व्हाइल द केस इज पेंडिंग। जब केस पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब जब केस चल रहा है अदालत के अंदर, उसकी पेशियां हो रही है, दोनों पक्षों के बारे में सुना जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, और अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो क्या हो गया? इसके राइट को प्रोटेक्ट करता है कब तक? जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता किसी पार्टी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट में। फिर क्या है? इट प्रिवेंट हार्म। कौन सा हम प्रिवेंट कर रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? जिससे मनी से ना आप, मतलब जैसे कह रहे मनी से आप हर चीज नहीं खरीद सकते, खुशियां नहीं खरीद सकते, तो कह रहे जो उससे मनी से फिक्स नहीं हो सकती, जो फिर पैसे देके मनी ये आप दे मान लीजिए किसी को दे दे, तो इससे वो फिक्स नहीं होगा, है ना। सपोज कीजिए आप कोई किसी की ऐसी, मान लीजिए किसी टाइम पे कोई किसी के पेरेंट्स आ जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं राजा वाले एग्जाम्पल से नहीं और अच्छे एग्जाम्पल से बताऊँ आपको, है ना, आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा। राम मंदिर के बारे में किसी ने सुना है या किसी ने नहीं सुना? उसका एग्जांपल दे रहा हूं, बता दो, जस्ट दिमाग में क्लिक हो गया। सुना है किसी ने? नहीं सर। राम मंदिर के बारे में नहीं सुना किसी ने? वाओ यार, ऐसे शौक मत करा करो, इतना न्यूज आता है इसके ऊपर, डिबेट हुआ है, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ताजमहल के ऊपर दे दूं वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राम मंदिर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि आप लोगों को एक लॉ स्टूडेंट है, उसके ऊपर केस भी हुआ था, और फिर आप लोगों को आगे कहानी बताइए। देखिए अब क्या मान लीजिए कि राम मंदिर है ना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत पुराने टाइम से बनी है, मान लीजिए, या चलो ताजमहल का ले लेते हैं यार, छोड़ो,
वो भी बना जो है तो दोबारा बनाया गया था ना। ताजमहल के बारे में सब जानते ही होंगे। अब देखिए ताजमहल ना बहुत पुरानी बिल्डिंग है, शाहजहां ने बनवाया था उसको अपनी बेगम की याद में, जब उम्र गई थी उनकी, शाहजहां मर गई थी तो उनकी कब्र वब्र बनाई थी। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसको यूएन वगैरह ने भी रजिस्टर कर रखा है, मतलब कि बहुत ही मतलब कि बहुत मेहनत से बना था उस टाइम पे, बहुत लोगों ने बनाया था। अब मान लीजिए ये है किसका, अनुज का है ये, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी अनुज को मान लीजिए, है ना, रिसेंट बंदा जो भी है, अनुज जी है, अनुज जी का ताजमहल है, और अब गवर्नमेंट कोई आता है या कोई बंदा आता है कहता है कि यार मैंने इसको तोड़ दूंगा, चलो ठीक है तोड़ सकते हो कोई बात नहीं है पे एट द एंड एक बिल्डिंग ही, बट इसको तोड़ने से क्या होगा कि जो मनी से पैसा दे के बाद में, मान लीजिए ये 1 करोड़ का है ना, 1 CR का, ये इनका ताजमहल 1 CR का, ये उन्होंने बनाया अनुज ने, 1 CR बाद में भी दे देगा ना तो इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा इनसे, ये मनी से फिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी पुरानी धरोहर है ना, ऐसा पुराना पत्थर है जो आज की डेट में ना इस तरीके का आर्किटेक्चर है ना उस तरीके के लोग हैं इस तरीके ताजमहल को बना देंगे, तो इनको जो है कि बहुत हार्म हो जाएगा, जो पैसे से बाद में फिक्स नहीं होगा, इसलिए भी टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है। सर एक्सेप्ट कर लूं क्या? कर लो यार कर लो, बट उसको बोल देना रिपीट नहीं होगा। खैर चलो मैं बोल दूंगा, वो जो हो चुका है रिपीट नहीं करेंगे उसे, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, कहीं भी आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसमें इशू आएगा तो बोलना, अलग से आप सिनेरियो ऐसा मत लिया ना कि जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो रहा है, मैं ऑर्डर 39 पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर 37 की बात मत करिएगा अभी, वो आप पर्सनल पूछ सकते हैं या फिर अदर क्लास में पूछ सकते हैं, डाउट क्लास में पूछ सकते हैं जी। आगे पढ़िए काशवी जी। करना करो, कोई नहीं भी नहीं, कंटिन्यू कर लीजिए जी आप। कोई नहीं सर, अनुज सर पढ़ लेंगे, कोई नहीं सर। ठीक है चलिए पढ़िए, बट बीच बीच में आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, जब पॉज करने के बाद दोबारा भी तो बोलिए आप। सर वो फोन हैंग हो गया था सर। ठीक है करिए जल्दी। Where it comes from? Order 39 Rule 1 and 2 CPC 1908 rules for temporary injection. Section 151 C. वेट कह रहा है कि जो ऑर्डर 39 है ना, रूल 1 और 2 के अंदर, सीपीसी के अंदर है, इसका मेन रूल ही टेम्परेरी इंजेक्शन के लिए है। ठीक है नेक्स्ट पढ़िए। Section 151 CPC gives inherent power to make necessary order for justice even if the situation is not exactly under order 39 rule. अरे आपके बाद मेरे को ही ब्रेक हो रही, सबको सुनाई दे रही है, सबको ब्रेक होकर सुनाई दे रही है। सब ब्रेक हो रही है प्लीज कोई और अनुज आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि ना फिर ब्रेक होगा तो इशू होगा सबको, फिर बार बार इंटरप्ट होता है। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेना ना जी। कोई और पढ़ लो, जो भी अभी था अभी पढ़ लीजिए आप। सेक्शन 151 सर स्टार्टिंग से या सेकंड पॉइंट? नहीं सेकंड पॉइंट से पढ़ लीजिए। Section 151 CPC gives inherent powers to the court to make necessary orders for justice even if the situation is not exactly under order 39 rules. अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन 151 का शगुन टाइप देते हैं ना शादी में, वैसे 151 का ना कोर्ट को एक पावर दे दिया है। कोर्ट को कौन सी पावर दी? इनहेरेंट पावर दे दिया है। किस चीज के लिए? कोर्ट को पावर दे दी सेक्शन के अंदर कि अगर ऑर्डर 39 में कोई पावर नहीं है, मतलब कि वो टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट ना दे पाता हो, कि भाई उसके अंदर लाई ना कर रहा हो, कोर्ट अपने बिहाफ पे, अपने अंडर मतलब सी मोटो मान लीजिए या फिर कुछ भी, और कोर्ट अपने समझ से उसके अंदर टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। वो पावर किसके अंदर है? 151 सेक्शन के अंदर दे रखी है। कई बार मान लीजिए कोई पार्टी होती है, बोलते हैं कि जनाब ये तो टेम्परेरी इंजेक्शन के अंदर आ ही नहीं रहा है, या फिर इस पार्टी ने तो कोई ऐसा कोई प्रूफ दिया नहीं है, तो आप कैसे इसको दे रहे हैं? तो वो कहता देखिए 151 के अंदर ना हमें पावर दे रखी है, तो उसी का यूज कर रहे हैं। लिखा है ना सेक्शन 151 CPC gives the inherent power to the court to make a necessary order to justice even if the situation is not exactly under order 39। जब सिचुएशन किसके अंदर नहीं होगी, एग्जैक्टली नहीं होगी, तो ऑर्डर 39 के अंदर, तब कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर ले सकती है। बट ये हमेशा नहीं लेती है कोर्ट, पहले बता दूं। कोर्ट को लगना चाहिए, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये करना चाहिए, अदरवाइज ये सब नुकसान हो जाएगा। जैसे कि कई बड़े बड़े केसों में देखा होगा आपने, है ना, अगर कोई पुरानी इमारत टूट रही है तो उसको बचाने के लिए कोर्ट ये कहते हैं कि मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है कि भाई ये नहीं टूटना चाहिए, या फिर ठीक है जी। इस एग्जांपल समझ में आ रहा है ना आपको?
किसी को ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताइएगा, हम इसको फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट पढ़िए आप। सो यूजली, So, हाँ जी हाँ जी, so usually the court uses Order 39 rules, but if a situation is not covered there, it can still act under Section 151 to prevent injustice. ठीक है ना, यहाँ लिख दिया हमने 151 प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, When can court grant a temporary injunction? Order 39 Rule 1 situations. अब देखिए सिचुएशन दे दी है कि भाई जब कोर्ट कब कब ग्रांट कर सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन। ऑर्डर जब 39 रूल 1 होगा, क्या सिचुएशन रहेगी तब कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन की ग्रांट कर देगा। जी, The court may order a temporary injunction when number 1 property in dispute is in danger of being wasted, damaged, alienated or sold wrongly. क्या कह रहा है, कोर्ट कब कब किसमें टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है, जब प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो और वो डेंजर के अंदर हो, या तो उसको भाई वेस्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे, एलिनेट कर देंगे। एलिनेट मतलब सोल्ड कर देंगे, गलत तरीके से सोल्ड कर देना, ठीक है ना, उसे खत्म कर देना। नेक्स्ट, Second, the defendant threatens to dispose of property to cheat creditors. ठीक है ना, सिंबल से लाइन लिख रखी है। डिफेंडेंट क्या करता है, उसको डरा धमका रहा है कि भाई इसको डिस्पोज कर देंगे, प्रॉपर्टी को चीट से क्रेडिटर करवा देंगे, मतलब उसको धोखा देके उसको बेच दिया, कुछ कर लिया, उससे खरीद लिया, ऐसे करके। नेक्स्ट, Third, the defendant threatens to dispossess the plaintiff or cause injury related to the disputed property. डिस्पोजल इसका मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया सबको, किसी को पता है? काश्मीर तुम्हें पता है? Also, disown करना। मतलब उसे जबरदस्ती निकाला जाए उसी की प्रॉपर्टी से, जी, ठीक है ना, उसी को जबरदस्ती निकाला जाए गलत तरीके से और उसको इंजरी वगैरह भी कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए, ऑर्डर 39। तो मतलब उसका मतलब जो उसे पोजेस कर रहा है, लाइक उसे अलाउ ना करना। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये है काशवी की, और मैं साहिल आया और मैं आपको जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी से निकाल रहा हूँ, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती निकाल रहा हूँ, डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। हमारे पिछले ड्राफ्ट में देखा होगा, ये वर्ड बहुत बार आया था, ठीक है। आप पिछले ड्राफ्ट आप सब लोग पढ़ते रहिए, उसमें जो वर्ड है उन्हें लिखते रहिए ताकि वो रिमाइंड होता रहे बार बार। ऐसा याद होता है सबको, मेरे को भी ऐसे याद होता है, आपको भी ऐसे याद होगा। जी, नेक्स्ट, Order 39 Rule 2 Other injuries. The court may also grant a temporary injunction if the defendant is about to break a contract or is likely to cause another kind of harm or injury. ठीक है ना, जब आपका जो क्या कहते हैं कोर्ट क्या कह रहा है कब टेम्परेरी और इंजेक्शन देगा, जब डिफेंडेंट क्या करता है भाई उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देता है या फिर कोई और अदर हार्म पहुंचा रहा है उस बंदे को, तब भी ऑर्डर रूल 2 के अंदर 39 ऑर्डर 39 रूल 2 के अंदर वो उसको टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। 3 golden conditions tests for granting a temporary injunction. Before granting सबसे मेन जो क्या कहते हैं 3 टेस्ट है ना, 3 कंडीशन मान लीजिए ये है। आप अगर कभी एग्जाम भी देंगे और ये सब लिख के आएंगे ना, ये 1, 2 और 3, तो आपको मतलब 4-5 नंबर तो कहीं नहीं गए, और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से ड्यू से नहीं है तो आपको आराम से 7-8 नंबर मिल जाएंगे, बट इसको थोड़ा और आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा और आप कर भी लेंगे इसको। जी, Before granting, the court checks 3 important things. First, prima facie case. There must be a strong case at first impression, meaning the plaintiff's claim is not weak or imaginary. देखिए कह रहा है कि प्राइवेट फेस होने से मतलब दिखना चाहिए कि क्या उसको क्या इशू है। ऐसा नहीं है कि भाई उसका केस स्ट्रॉन्ग ही ना हो, फर्स्ट इंप्रेशन में दिखना चाहिए। ऐसा ना कि मान लीजिए कि किसी को चोट लग गई, अब वो दिखती है ना चोट की, हाँ उसको लगी है, फिर उसको चाकू मारा गया है या फिर उसका सर फोड़ के खून निकाल दिया गया। अब दिख नहीं रहा, बंदा कोर्ट चला गया, जनाब मेरे सर फोड़ दिया, मेरा खून निकला, जज कहेगा दिखा रिपोर्ट दिखा, कुछ नहीं दिखा रहा, कम से कम चोट तो दिखे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में दिखना चाहिए कि बंदे को कुछ इंजरी हो रही है। मीनिंग प्लेंटिफ क्लेम इज नॉट वीक, उसका जो क्लेम है ना वो वीक नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है या फिर ऐसा लगा था कि ऐसा वो करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑन द फेस ऑफ इट होना चाहिए। नेक्स्ट, Second, balance of convenience. The court compares who would suffer more harm if injunction is not granted. If refusing the injunction hurts the plaintiff more, then this factor supports the injunction. बात क्या कह रहा है, बैलेंस क्या कह रहा है इसमें कि कौन बंदा ज्यादा सफर करेगा, है ना।
who would suffer more harm if injunction not granted। अगर मान लीजिए कि किसी बंदे को इंजंक्शन हमने ग्रांट नहीं करी, फॉर एग्जांपल कि कोई जज है उन्होंने इंजंक्शन ग्रांट ही नहीं करी, तो कौन से को बंदे को है, देख एक तो हमारे पास प्लेंटिफ है और एक डिफेंडेंट है, तो किसको ज्यादा हार्म पहुंचेगा भाई अगर नहीं करी तो? कहीं पता लगे कि जज को लगे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किसी भी ऑनरेबल जस्टिस को नहीं लगता कि नहीं करेंगे, और वो हार्म किसको ज्यादा पहुंच रहा है उसको नहीं करने, वो देखते हैं ना। फिर क्या कह रहा है, इफ यू रिफ्यूजिंग द इंजेक्शन हर्ट द प्लेंटिफ मोर दैट इट्स फैक्टर सपोर्ट द इंजेक्शन। भाई अगर वो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं प्लेंटिफ को ज्यादा सफर करना पड़ जाएगा, क्योंकि फाइल कौन करेगा कि प्लेंटिफ करेगा, है ना, वही डिमांड करेगा कि भाई मेरे को इंजेक्शन चाहिए। अब मान लीजिए वो नहीं कर रहे इंजेक्शन को अप्लाई नहीं करवाना चाह रहे कि नहीं हम ऑर्डर पास कर ले, तो उसको ज्यादा वो तो नहीं पड़ रहा, दिक्कत तो नहीं हो रही, तो वही इशू होता है। अब इररिपेरेबल इंजरी पढ़िए। Third, irreparable injury. The plaintiff must show that loss cannot be fixed by money alone. For example, destruction of a unique property. अब देखिए मैंने वाला एग्जांपल आपको पहले ही दे देता ऊपर कि भाई अगर मान लीजिए कोई चीज है जो सिर्फ पैसे से क्या कहते हैं नहीं ठीक हो सकती है, सिर्फ पैसे से, जैसे कि मान लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी। आपको यूनिक प्रॉपर्टी सपोज कीजिए आपने अगर मार्बल देखी होगी, है ना, टोनी स्टार्क को सब जानते होंगे, ठीक है ना, उसका स्टार टावर है ना। अब मान लीजिए एक यूनिक प्रॉपर्टी है, अब मान लीजिए इसको तुड़वा रहे हैं, भाई क्यों तुड़वा रहे हो, इतना अच्छा अलग से प्रॉपर्टी बना हुआ है तो उसको नहीं तुड़वाना चाहिए, तो उसको तोड़वाएंगे तो इरिटेबल इंजरी है ना, पैसे तो नहीं होगी पूरी कि बाद में बोलो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए। All three must be satisfied. If anyone is missing, the court may refuse the injunction. मे लिखा है, मे और शैल का आपको वर्ड का बता दूं मैं दो चीज। मे मतलब है कर भी सकता है, रिफ्यूज नहीं भी कर सकता है। अगर यहाँ पे शैल लिखा होता तो करता ही करता रिजेक्ट, ये सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप याद रखेंगे। शैल और मे का खेल बहुत होता है लॉ में। अगर मे लिखा है तो वो कर भी सकता है, रिफ्यूज नहीं भी कर सकता। कोर्ट के ऊपर है बेसिकली कि वो रिजेक्ट करेगा नहीं करेगा, बट अगर शैल लिखा हो तो डेफिनेटली करेगा। अगर आप बेरक पढ़ते हैं तो मे और शैल का यूज आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो आप ये चीज याद रखिएगा अगली बार से। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। Why Section 151 matters? Sometimes the facts are not exactly covered under Order 39 rules, but the court still needs to protect justice. In that case, it uses Section 151 CPC, which gives inherent powers to do what is necessary for ends of justice or to stop misuse of court process. देखिए सिंपल सी बात कह रहा है कि सेक्शन 55 मैटर क्यों करता है। कई बार क्या होता है कि भाई सब चीज ना ऑर्डर 39 के अंदर ना कवर नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कोर्ट क्या कहता है भाई कि नहीं इनको तो नीड है, बिल्कुल नीड है। क्यों? क्योंकि जस्टिस को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोर्ट आ रहे बंदे उन्हें जस्टिस नहीं मिल रहा तो कुछ फायदा नहीं है। तो इन केस में, इस केस में क्या होता है कोर्ट अपनी सेक्शन 151 151 को यूज करता है, जो क्या देता है कोर्ट को इनहेरिट पावर देता है कि भाई नेसेसरी चीजों को यूज करे, किसको करने के लिए, जस्टिस देने के लिए, और स्टॉप करे मिसयूज ऑफ कोर्ट प्रोसेस को। कोर्ट प्रोसेस को कई बार होता है ना लोग मजाक समझ लेते हैं, किसी ने भी केस कर देते हैं, तो वो चीज को भी देखना पड़ता है। जी प्लीज आगे पढ़िए। How long does it last? A temporary injunction remains in effect until the court finally decides the case or until the court changes or cancels the order. ठीक है, समझ में आ गया सबको। टेम्परेरी इंजंक्शन कब तक इफेक्ट में रहेगी? until the court final decide the case, जब तक कोर्ट फाइनली उसको डिसाइड नहीं कर लेगा, किसको, आपके केस को। until the court चेंज और कैंसिल द ऑर्डर, अगर आता वो क्या कहते हैं चेंज कर देगा या फिर ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट पढ़िए, एग्जांपल पढ़िए। For instance, example 1, property. A builder is planning to demolish a house while the ownership dispute is still pending in court. If the court fears that demolition will cause irreversible harm, it may grant a temporary injunction stopping demolition until final judgment. ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं हम। किसी को डाउट है एग्जांपल में? बहुत इजी सा है, सिंपल लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पढ़िए काशवी, अगर किसी का डाउट है तो पूछ लेना। Example 2, contract. A contractor promises to build a store by a date. Before finishing, he wants to take his workers away, violating the contract. The other party may seek a temporary injunction to restrain breach of contract. ये भी समझ में आ गया सबको? एक बार स्क्रीन पर ऐसे देखते कितने बंदे हैं।
हाँ जी, किसी को Yes, sir. doubt है ना? इजी एग्जाम, किसी को भी डाउट नहीं है क्या? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो, बट शायद मेरे को तो बहुत डाउट होता था जब मैं मतलब पढ़ता था, तो आप लोगों को पता नहीं क्यों डाउट नहीं आते, इतने डर लगता है कई बार तो मेरे को। डाउट आने चाहिए भाई, मेरे को तो बहुत डाउट आते जब मैं पढ़ता था। सर कोई ओल्ड से एग्जांपल में समझा सकते हो उसको? सॉरी, किसी और एग्जांपल दे इजीली। हाँ हाँ समझा गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला ना, हाँ यस सर, कह रहा है कि ठीक है, यस सर, यस सर, ठीक है मैं समझाया था। सपोज कीजिए, आपका नाम क्या है, कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, मेरे नाम बताइए अपना। अनुज सर, अनुज अनुज। अभी अनुज और साहिल है, दो बंदे हैं ना। अब अनुज ने क्या करा कि अनुज ने बोला कि साहिल भैया आपके पास तो ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो एक प्रॉपर्टी आप मेरे को किराए पे दे दो, है ना, किराए पे दे दो। या फिर मान लीजिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा हम दोनों ने, वी बोथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किस चीज का, कि अनुज मेरे को 500 मशीन्स भेजेगा, है ना, मशीन भेजेगा जिससे मैं कुछ प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ। अब क्या हुआ, मशीन भेजेगा तो मैं क्या हुआ, इनने बोला कि भैया कि 500 मशीन भेज रहा हूँ। अब इनने क्या 500 मशीन भेज दी और 500 मशीन मेरे ऑफिस में आ गई या मेरे गोदाम में आ गई, ठीक है ना, ये मेरे पोजीशन में आ गई पूरी तरीके से। अब इन्हें बोला 500 मशीन का रेट है 1 लाख है, 1 लाख है, पैसे दे दीजिए मेरे को। अब मैंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, पैसे भिजवा ही नहीं इसके पैसे भिजवा ही नहीं, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया ना, जो मैंने काम कहा वो करा ही नहीं, मैंने इससे तो काम करा दिया, मशीनें ले ली बट पैसे नहीं पूछे, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट आप और भी देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए जो मुस्लिम मैरिज होती है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं। और एक बहुत पुरानी मूवी थी अनिल कपूर की, उसमें वो अनिल कपूर और काजोल की, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी करता है, किसी ने देखा हो तो, बहुत पुरानी मूवी है, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादी। तो मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा रहा है, सिंपल सी बात है, ब्रेक करा जा रहा है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है ना। कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ा भी होगा, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया? दूसरा एग्जांपल यस सर, ना समझ में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। जी काशवी जी आगे पढ़िए प्लीज। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? इसके बाद पूछ लेना, ये लास्ट है बस। Important to remember, not automatic relief. Court uses its discretion, can be granted even without hearing the other side ex parte. In urgent cases, violation of injunction can lead to penalty or contempt of court. अच्छा, पहले इन्होंने कह रहा कोर्ट नॉट ऑटोमेटिक रिलीफ, कोर्ट यूज इट डिस्क्रिप्शन। आपने डिस्क्रिप्शन पावर रखेगा ना, ऑटोमेटिक रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या बोलो, कह रहे कि टेम्परेरी इंजेक्शन ऐसे ही मिल जाना चाहिए, या फिर इसमें लिखा है कि 151 तो है, तो कोर्ट क्यों नहीं दे रहा, अपने आप नहीं लेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे काम करेगा, कोर्ट की मर्जी होगी तो। डिस्क्रिप्शन में लगा कोर्ट की मर्जी, सिंपल हिंदी भाषा में मर्जी। दूसरा क्या कह रहा है, अच्छा एक्स पार्टी का मतलब किस किसको पता है? सॉरी थोड़ा मिटा देते, इसको नीचे मत लिखना। एक्स पार्टी का मतलब किस किसको पता है, बताइए फटाफट। हाँ अरविंद प्लीज, एक्स पार्टी क्या होता है? So, in the court hearing, in the first hearing, if the defendant doesn't come and plaintiff come, then the judge decides for ex parte. Means that कि जैसे कोर्ट हेयरिंग में अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट ना हो, मतलब फर्स्ट हेयरिंग में डिफेंडेंट प्रेजेंट ना हो और प्लेंटिफ प्रेजेंट हो, तो उस केस में जज एक्स पार्टी लगा सकता है। लेकिन फर्दर हेयरिंग में अगर डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाए और वो रीजनिंग बता देगी कि वो प्रेजेंट क्यों नहीं था, तो एक्स पार्टी रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और किसी को पता है? हेलो सर, मैं मनीष बोल रहा हूँ। हेलो मनीष। एक्स पार्टी का बेसिक मतलब होता है कि कोर्ट में जब
दो पार्टी में केवल एक पार्टी प्रेजेंट हो और उसके फैक्ट को सुन करके कोर्ट किसी डिसीजन पे पहुंच जाए या निर्णय डिसीजन सुना दे, तो ऐसे डिग्री को जो है एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और कोई? और किसी को नहीं पता? दोनों के अलावा, अरविंद और मनीष के अलावा और कोई कोशिश नहीं करेगा? बताइए, अगर आप लोगों को पता है तो बेझिझक बताइए। सर एक्स पार्टी डिग्री मतलब जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में दी जाती है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो। अच्छा, सिर्फ डिफेंडेंट के अगेंस्ट दी जा सकती है वो? नो सर, प्लेंटिफ के अगेंस्ट दी जा सकती है, मतलब फिर तो केस डिस्पोज हो जाता है ना सर, अगर दोनों नहीं होते तो डिफेंडेंट या प्लेंटिफ। नहीं, मान लीजिए अगर किसी केस में एक्स पार्टी और मान लीजिए डिफेंडेंट पहुंच गया, प्लेंटिफ नहीं पहुंचा, फिर तो उस केस में सर कोर्ट जो है ना खत्म कर देती है केस को, मतलब अगर डिफेंडेंट पहुंच गया, मतलब उसमें सेकंड अपील करने का अपीलेंट के पास नहीं होता है ऑप्शन कि वो कर सकता है। चलिए, अच्छा एक्स पार्टी बताइए आप। एक्स पार्टी वही अगेंस्ट में दी जाती डिफेंडेंट। बस इतना ही, खत्म? नहीं याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेट। और कोई? प्रखर, श्रेयांश, भूमिका, तनु, आयुषा और अनुज, प्रियंका, रिवांशी, आप लोग में से कोई? बाकी लोग सुन रहे हैं कि ऐसे ही मतलब चला के छोड़ दिए मीटिंग को? बताइए फिर। एक्स पार्टी मतलब वर्ड, मतलब इस वर्ड का यही मतलब है कि जब आप डिसीजन सिर्फ एक ही पार्टी से मिलता है, जब दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं होती तो सिर्फ एक ही पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, और कोई? देवांशी? सर एक्स पार्टी का मतलब होता है वन साइडेड, तो जब कोर्ट एक पार्टी की साइड डिसीजन दे देता है तो उसे कहते हैं एक्स पार्टी। ठीक है, और कोई? और किसी को नहीं पता? कोई कोशिश भी नहीं करेगा? भैया जी रोहन जी, आप ही बता दीजिए, थोड़ा सा मिस कर रहा है मेरे। कोई नहीं सर, बेसिकली एक्स पार्टी डिक्री जो होता है वो ऑर्डर 9 और रूल 6(1) में जाता है, और रूल 6 बेसिकली कहता है कि वेयर ओनली प्लेंटिव अपेयर्स, या तो समन ड्यूली सर्व होगा, समन नॉट ड्यूली सर्व होगा, और समन सर्व होगा बट नॉट ड्यू टाइम। थोड़ा उनको सिंपल समझा दो, सेक्शन प्रोविजन रहने दो भी। सर या तो समन्स सर्व हो गया है, या तो समन्स सर्व नहीं हुआ है, या तो समन टाइम के हिसाब से सर्व नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई बताना चाहता है, बोलना चाहता है? और सर इसमें कभी कभी एक्स पार्टी नहीं देते हैं, जब गुड अपीयरेंस होता है तो वो कोर्ट डिसाइड करती है, वैसा कुछ है नहीं उसका, वो रूल 7 के अंदर चले जाएगा सर। रूल बुल अभी समझ नहीं आएगा भाई इनको, अभी इन्होंने शायद सीपीसी नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि इनको एक बार ग्रैब हो जाए कि क्या है, इसलिए ड्राफ्ट डायरेक्ट ही नहीं पढ़ा रहा, वरना वो थ्योरी लगेगा और अगर पीछे का वो पता ही नहीं है कि बेसिक क्या है, इसका बेस क्या है, तो समझ आएगा नहीं, इसलिए बस मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ। नहीं समझ आया सर, भाई समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ रोहन, एक्स पार्टी क्या है, सिंपल भाषा में समझाओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इनके लिए भी भाई। बेसिकली ऐसा होता है प्लेंटिव में केस फाइल की कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, और अगर आप उसमें प्रेजेंट नहीं होते हो, आप अगर रिस्पोंडेंट हो और अगर आप नहीं आते हो, तो फिर उसके बाद अगर बेसिकली तो एक्स पार्टी डिग्री कोर्ट डिसाइड कर सकती है। इवन दो अगर आपका गुड फेथ होता है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री में भी ग्रांट नहीं करती है, एक बार मौका देती है। बेसिकली यही है, इससे शॉर्ट में क्या ही बताऊं। अभी समझ नहीं आया भूमिका? आ गया सर। ठीक है, हाँ जी मनीष बोलिए। सर मैं मनीष बोल रहा हूँ, मैं चीजों को ऐड कर सकता हूँ क्या? सॉरी, क्या कर सकते हैं आप? हाँ बताइए आप। जैसे एक्स पार्टी डिग्री उस सिचुएशन में होती है, पहले तो अपीलेंट में जो होगा कोर्ट में केस दायर करेगा, और फिर जो हमारा डिफेंडेंट होता है अगर वो नहीं आता है तो सबसे पहले एक नोटिस कोर्ट देती है, मतलब कोर्ट के थ्रू एक नोटिस जाता है, नॉर्मल नोटिस होता है। उसके बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आता है फिर कोर्ट जो है एक समन पहले भेजता है कि आपको इस डेट पे आपको प्रेजेंट होना है। उसके बाद भी अगर नहीं आता है, नीड ही होती है, तो दोबारा फिर एक समन भेजा जाता है
और इस सिचुएशन में अज्यूम किया जाता है कि वो जो डिफेंडेंट है वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा है या तो फिर उसकी लापरवाही की वजह से नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से कोर्ट जो होता है प्लेंटिव के फेवर में डिसीजन सुना देता है। तो एक अच्छी जो डिसीजन होता है उसको हम एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं। कई बार ये होता है कि अगर हम डिफेंडेंट के हेल्थ इश्यूज हो गया, कोई और जेन्युइन इश्यू हो गया, बाद में आता है, तो फिर कोर्ट को लगता है कि उसके द्वारा दिया गया रीजन राइट है, तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री को फिर मतलब नॉर्मल सिचुएशन में हैंडल करता है कि फिर डेट पड़ेगी उस हिसाब से अपील वो करेगा, अपनी बात को रखेगा। मतलब इतना मेरे को समझ आया। समझ में आया बाकी लोगों को एक्स पार्टी क्या है? सिंपल आपने बहुत सही बोला, यही एक्स पार्टी डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ गया आप एक्स पार्टी मनीष? बहुत बढ़िया। और इसमें और चीजें भी छोटी छोटी ऐड कर सकते हैं कि भाई मतलब कि एक ही बंदे के सुन के जज जो है डिसीजन देता है, दूसरे बंदे के नहीं सुनता है। लिसन टू वन साइड नॉट अदर साइड। ठीक है ना, बाकी आप थोड़ा थोड़ा खुद भी देखेंगे। मैं बाकी अगर बोलेंगे तो नोट बना के भेज दूंगा एक्स पार्टी का, बहुत छोटी चीज है बट है कि अभी से थोड़ा देख लेंगे तो हो जाएगा। अब जाते हैं स्क्रीन पे दोबारा हम। यार गायब हो गया। अच्छा हो गया, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना जी? स्क्रीन मेरी शो हो रही सबको? हेलो ठीक है, बताइए क्या डाउट था अनुज तुम्हारा, फटाफट बताओ क्या डाउट है। हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज में से मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदू मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता? फैमिली लॉ पढ़ा है आपने? आसान पढ़ा है ये ना, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बोला गया मुस्लिम लोग को और हिंदू लोग को नहीं बोला गया, तो मतलब रीजन ऐसा क्या है इस चीज का? यार सिंपल सा रीजन है, ये सेक्रामेंट है हिंदू वाली जो होती है, ठीक है ना, इसमें 7 फेरे होते हैं, 7 स्टेप्स अराउंड द किसके, अग्नि के। बेसिकली सेक्शन 5 कंडीशन पर होगा ना जब हिंदू मैरिज का, तो आपको पता चल जाएगा रिचुअल्स वगैरह के रिगार्डिंग। दूसरा इसमें क्या जाता है कि क्या कहते हैं, ये से जाता है कि धर्मों के हिसाब से चलता है, हमारे धर्म के अंदर ये होता है, उनके धर्म में वो होता है। सिंपल सी बात है, उनके धर्म में होता है ये अलाउड ही। मैं एक बार कैमरा ही खोल लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। बेसिकली जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू जो मैरिज होती है वो सेक्रामेंट पे बेस होता है कि ना रिवाजों के हिसाब से है ना क्या होता है, हम 7 फेरे लेते हैं, उनके में निकाह पढ़ते हैं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होता है, इतना सा फर्क होता है। बेसिकली अगर आपको ऑन डिटेल जानना है तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, या फिर बोलोगे तो एक क्लास ले लेंगे इसके ऊपर। सेक्शन 5 सेक्शन 7 पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं किसी दिन समझा दूंगा, ठीक है? कौन पूछ रहा था सर ये? ओके सर, मैंने पूछा।